कंटिन्यूटी इक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सातत्य समीकरण, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जब किसी आयतन को परिबद्ध करने वाले सरफेस से होकर जाने वाले किसी आवेश की मात्रा शून्य नहीं हो तो समय के अनुसार उस आयतन में आवेश घनत्व, आवेश प्रति एकांक आयतन इस प्रकार से परिवर्तित होता है कि किसी विशेष आयतन अल्पांश में आयतन वृद्धि की दर उस आयतन अल्पांश में से बाह्य प्रवाहित आवेश की दर के तुल्य होती है। अर्थात किसी आइसोलेटेड सिस्टम में आवेश सदैव संरक्षित रहता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जब किसी आयतन अल्पांश से आवेश निर्गत हो रहा हो तो उसमें आवेश की में जो कमी की दर है आयतन अल्पांश में, वह उससे प्रवाहित जो बाह्य निकाय है उसमें आवेश में जो वृद्धि हो रही है उसकी दर के बराबर होता है। यहाँ माना S एक आयतन V से परिबद्ध जो सरफेस है उसके अंदर हमने एक अल्पांश ds लिया है। इस अल्पांश ds पे जो करंट डेंसिटी की वैल्यू है वो J वेक्टर है और इसका जो एरिया वेक्टर n कैप जो सरफेस के परपेंडिकुलर है ds के वो n कैप है। तो धारा घनत्व की परिभाषा से हम जानते हैं कि di इक्वल टू होता है J वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यह समीकरण 1 है। इस समीकरण 1 को यदि हम इंटीग्रेट कर दें तो कुल धारा I जो सरफेस S में प्रवाहित होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन J वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब यदि आयतन V में कुल आवेश की मात्रा Q हो तो आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार जो सरफेस S है उसके द्वारा बद्ध आयतन में से जो निर्गत धारा I है वह धारा जो सरफेस S है उससे जो बद्ध आयतन है उसमें जो आवेश में कमी की जो दर है dq/dt उसके इक्वल होता है। दैट इज I इक्वल टू माइनस dq/dt। यदि आवेश घनत्व चार्ज डेंसिटी रो है तो रो इक्वल टू हो जाएगा dq/dv, जिससे हमें dq की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी रो dv। और यदि हम इस dq इक्वल टू रो dv का इंटीग्रेशन कर दें तो हमें कुल चार्ज q मिलेगा, तो q इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन रो dv। यह इक्वेशन नंबर 4 है। q की वैल्यू इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 में रख दें तो I इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल बाय डेल टी इंटीग्रेशन रो dv। यह इक्वेशन नंबर 5 है। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 2 से दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो जिससे इंटीग्रेशन J वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल बाय डेल टी इंटीग्रेशन रो dv प्राप्त होता है। क्योंकि आयतन V और समय t जो है वो दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, या ये कह सकते हैं कि दोनों परस्पर स्वतंत्र राशियां हैं, इसलिए अवकल और समाकलन को इन दोनों का आपस में बदला जा सकता है। डेल बाय डेल टी और इंटीग्रेशन की पोजीशन को चेंज किया जा सकता है, तो जिससे हमें यह इक्वेशन इस फॉर्म में मिल जाएगी इंटीग्रेशन J वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डेल रो बाय डेल टी, और ये जो इंटीग्रेशन है ये वॉल्यूम V के लिए है एंड dv। अब गाउस डाइवर्जेंस जो थ्योरम है तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम को यदि हम काम में लें तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के अनुसार इंटीग्रेशन A वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ A वेक्टर दैट इज डेल डॉट A वेक्टर और dV। तो जो ये इक्वेशन नंबर 6 है, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई कर दें तो हमारे पास इक्वेशन 6 की जो फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी इंटीग्रेशन डेल डॉट J वेक्टर dV इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन
डेल रो बाय डेल टी डीवी और इंटीग्रेशन डेल डॉट जे वेक्टर प्लस डेल रो बाय डेल टी डी वी इक्वल टू 0। क्योंकि यह जो इक्वेशन है ये किसी भी आर्बिट्रेरी वॉल्यूम जिसे हमने कंसिडर किया है उसी के लिए वैलिड है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका जो समाकलन होगा उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो जिससे हमें डेल डॉट जे वेक्टर प्लस डेल रो बाय डेल टी इक्वल टू 0 मिलता है। डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी प्लस डेल रो बाय डेल टी इक्वल टू 0। और यही इक्वेशन जो है वो सांतत्य समीकरण या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाती है। यह जो इक्वेशन है किसी भी मीडियम में चार्ज कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। यदि किसी जगह पर या किसी पॉइंट पर जो करंट है वो स्टेडी करंट है, मीन्स उस पॉइंट पर चार्ज का एकत्रीकरण नहीं हो रहा या चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा, कहीं चार्ज इकट्ठा नहीं हो रहा हो, किसी भी सर्किट में कंटिन्यू फ्लो हो रहा हो, तो इस स्थिति में स्टेडी करंट फ्लो होती है। और इस स्टेडी करंट की स्थिति में डेल रो बाय डेल टी की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस प्रकार डेल डॉट जे वेक्टर इक्वल टू 0 मिलता है। तो जब स्टेडी करंट कहीं पर हो उस सर्किट में, तो उस सर्किट के लिए डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी की जो वैल्यू है वो हमेशा ही 0 के इक्वल होती है।